नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अलका सिंह। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिए गए फैसले की घोषणा की। इस बार आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। ये 4% पर बरकरार है, यानी ग्राहकों को ईएमआई या लोन की ब्याज दरों पर नई नीति नहीं मिली है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी 4.25% पर स्थित है। शशिकांत दास ने आगे कहा कि रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर स्थिर रखा गया है। इसके साथ ही बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। ये 4.25% पर है। वहीं इस बार भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में देश की वास्तविक जीडीपी में 9.5% की तेजी का अनुमान लगाया है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ये 21.4% होगी, दूसरी तिमाही में 7.3%, तीसरी तिमाही में 6.3% और चौथी तिमाही में 6.1% होगी। शशिकांत दास ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश की वास्तविक जीडीपी 17.2% रह सकती है। वहीं मुद्रा स्फीति पर दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में सीपीआई 5.7% रह सकता है। वहीं आपको बता दें कि पिछली बैठक में 5.1% का अनुमान लगाया गया था। बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद बजरंग ने क्वार्टर फाइनल में ईरान के मुर्तजा चेका को सीधे चित करके अगले दौर में जगह बनाई है। पहले राउंड में बजरंग ने 0-1 से पिछड़ रहे थे। दूसरे राउंड में बजरंग ने ऐसा दांव खेला कि वो सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गए। बजरंग मेडल से महज एक कदम दूर हैं। इस मुकाबले के बाद पूरे देश में गोल्ड की उम्मीदें मजबूत हो गई हैं। सेमीफाइनल में अब उनका सामना रियो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और 3 बार वर्ल्ड चैंपियन हाजी अलीजेव से होगा। बजरंग ने 2 साल पहले प्रो रेसलिंग लीग में अलीजेव को हराया था। वहीं भारत की महिला हॉकी टीम का ओलंपिक में पहली बार पदक जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है। शुक्रवार को खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत को रियो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट ग्रेट ब्रिटेन ने 4-3 से मात दी। भारत के लिए गुरजीत कौर ने सबसे ज्यादा 2 गोल किए। गुरजीत के अलावा वंदना कटारिया ने 29वें मिनट में स्कोर किया। ग्रेट ब्रिटेन के लिए इलेना रॉयर ने 16वें, सारा रॉबर्टसन ने 24वें, होली पियरन वेब ने 35वें और ग्रेस वॉल्सडन ने 48वें मिनट में गोल दागा। भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद शुक्रवार को देश की खुशी दोहरी हो गई थी, लेकिन अब उसे ब्रॉन्ज मेडल में नहीं बदल पाई भारतीय टीम। फिर भी टीम की सराहना हो रही है। उसने खुद को पदक की रेस में शामिल किया। मौजूदा ओलंपिक में वो पहले ही 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर अविश्वसनीय प्रदर्शन कर चुकी थी। लेकिन भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें पूल चरण में गत चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन से 1-4 से हार झेलनी पड़ी थी। 7वें नंबर की टीम दुनिया की 4थे नंबर की ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ बिना किसी दबाव के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उतरी थी, पर नतीजा भारत की बेटियों के पक्ष में नहीं रहा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम को 47 साल बाद ओलंपिक में मेडल जीतने का मौका मिला। आइए चंडीगढ़ से खेल रही मोनिका मलिक के कोच से सुनते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों और मशक्कत के बाद ओलंपिक के स्टेज तक पहुंचा जाता है। महिला हॉकी टीम को मेडल जीतने का मौका मिला था। हालांकि भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने से चूक गई, लेकिन आपको बता दें कि ओलंपिक तक पहुंचने का सफर कैसा होता है एक खिलाड़ी का, ये बताएंगे महिला खिलाड़ी के कोच। आपको बता दें कि सफर आसान नहीं होता। भारतीय हॉकी टीम में के लिए खेल रही लड़कियां काफी मुश्किलों का सामना करते हुए सेमीफाइनल तक पहुंची थीं और वहां पर ओलंपिक में उन्होंने अपना झंडा गाड़ा। लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम का सपना मेडल जीतने का वो अधूरा रह गया। लेकिन बेटियों ने ये दिखा दिया कि आने वाले समय में भारतीय महिला हॉकी टीम का भविष्य जो है वो सुनहरा है।
फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुनाएंगे महिला हॉकी टीम की जो महिलाएं हैं वो कितना संघर्ष करके ओलंपिक तक पहुंची। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महिला खिलाड़ियों का संघर्ष कैसा है, आइए एक महिला खिलाड़ी के कोच से सुनाते हैं। महिला हॉकी टीम भले ही ब्रॉन्ज मेडल ना जीत पाई हो, पर हॉकी की एक नई शुरुआत जरूर कर गई है। भारत के लिए 47 ईयर्स बाद एक ऐसा मौका आया था कि जब हम मेडल जीतने की काफ़ी क्लोज पहुंचे थे। भले ही जीत ना कर पाए, पर हम लोगों ने ज़रूर एक मोटिवेशन छोड़ दिया अगले ओलंपिक्स के लिए, अगले आने वाली पीढ़ी के लिए, अगली जनरेशन के लिए, अगली जो हमारी महिला खिलाड़ी होंगे उन सबको इंस्पायर कर गई हैं हमारी। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ किस तरह फील कर रहे हो कुड़ियां ने बहुत बड़ा हौसला किया है कि तक पहुंची नहीं। ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਗੜਾ ਛੰਗੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਲੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬਸ ਜੇ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰੀਆਂ। ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਾਂਗੂ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿੱਤ ਕੇ मतलब अंग्रेजों को राह नहीं देता। इस तरह कुड़ियों ने पूरा दमखम ला के पूरा जीती। ब्रॉन्ज के लिए लड़ी हैं तो बहुत अच्छा खेली है टीम। तो वैसे तो रिजल्ट जो मर्जी हो, लेकिन हॉकी की जीत होगी सर, क्योंकि टॉप 4 में तो आ गई। टॉप 4 में आ गए हैं सर। अपने से हाई रैंकिंग को उन्होंने हरा के यहाँ तक पहुँची हैं। तो वर्ल्ड में 4 नंबर पे काउंट तो होंगी सर। तो अपनी छाप छोड़ी है हॉकी ने। हमारे साथ अभी मोनिका मलिक के ब्रदर आशीष आई, उनसे जानते हैं कि हर कितनी खुशी है कि उनकी सिस्टर इतने बड़े स्टेज तक पहुंची। सर कैसा लग रहा है कि इतने बड़े स्टेज पे पहली नहीं दूसरी बार पहुंची आपकी सिस्टर? सर खुशी तो बहुत ज़्यादा, अगर वर्ड्स में बयां करने लग जाओ तो रोंगटे खड़े हो जाती। इतनी बड़ी खुशी है हमें। तो एक खिलाड़ी के लिए सपना होता है ओलंपिक तक पहुँचे और वहाँ मेडल देश के लिए लेके आए। यही हर एक प्लेयर का सपना होता है सर। तो मैच की अगर बात करें तो काफ़ी तेज तरह मैच चल रहा है। पहले पीछे थे, अब आगे हो गया, बराबरी पे चल रहा है। तो कैसा लग रहा है कि दिल को कैसा फील हो रहा है कि हो जाएंगे, जीतेंगे? सर मैच इतना हाई वोल्टेज है कि जैसे जैसे बॉल इंडिया की तरफ बढ़ता है तो नर्वसनेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ मैं मैच को लेके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी टीम अच्छा करे और इस बार मेडल लेकर आए देश के लिए। तो आपकी सिस्टर से बात हुई थी मैच से पहले या कल रात को कि कैसा रहने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? कुछ बातचीत हुई थी? बातचीत मेरी हुई थी कल उससे। तो इस मैच के लिए वो कह रही थी मैं अपनी जान लड़ा दूंगी। हालांकि पिछले मैच से थोड़ी मायूसी ज़रूर है उनको, तो डिसपॉइंट हो गई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको भूल के अगले मैच के लिए फ़ोकस करो। तो कह रही मैं इस मैच के लिए तो अपना 100% लगा दूंगी सर। घर में हर कोई किसी न किसी तरीके से प्रेयर कर रहा है या मतलब साथ दे रहा है कि मोटिवेट हो जाए कि जीतें किसी तरह। जैसे कि आपके पिताजी पूजा कर रहे थे, आपकी मम्मा कहीं गए हैं, तो सब लगे हुए हैं एक तरह से कि बस जीत जाएं। सर हम सारा परिवार प्रे करता है। परिवार को छोड़े 130 करोड़ हिंदुस्तानी प्रे कर रहे हैं उसके लिए कि मैच वो इस बार जीते। बहुत बड़ा दिन है महिला हॉकी के लिए। तो बड़े सालों में ये दिन आया है। कुछ देर रह गया है, सिर्फ 10 मिनट का टाइम रह गया, 3-3 का स्कोर है। तो कितनी धड़कनें कैसी हैं? मतलब धड़कनें बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया जल्दी से लीड करे और अपना मैच जीते। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मोनिका मलिक के ब्रदर। अगर हम अंदर दिखाते हैं, उनके फादर अंदर बैठे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं। अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उनको भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी रिजल्ट आए। जैसा कि आपने सुना कि लड़कियां हार ज़रूर गई हैं, पर टॉप 4 में ज़रूर पहुंची हैं, देश का नाम ज़रूर रोशन किया और एक नई जनरेशन के लिए नया रास्ता छोड़ गई हैं। तो हमें यही देखना होगा कि क्या इस अचीवमेंट को हमारे फ्यूचर के हॉकी प्लेयर्स और आगे तक ले जा सकते हैं। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज़।
वहीं टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य पदक पर कब्जा जमाने से चूक गई। ब्रिटेन ने भारत को रोमांचक मुकाबले में 4-3 से शिकस्त दी। टीम इंडिया बेशक पदक जीतने से चूक गई, लेकिन इस टीम ने करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय महिला टीम का हौसला बढ़ाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय टीम भले ही मैच हार गई हो, लेकिन उन्होंने मन जीत लिया है। योगी ने ट्वीट कर लिखा कि मैच हारा लेकिन मन जीत लिया। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली मां भारती की बेटियों का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद। बता दें कि भारतीय महिला टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर पहले ही इतिहास रच दिया था। हालांकि भारतीय टीम 2016 रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता ब्रिटेन को हरा नहीं सकी, जिससे कांस्य के करीब आकर कांस्य पदक से चूक गई। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के फर्रुखाबाद में नगर पालिका कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जानवरों को पकड़ने गए पालिका कर्मचारियों के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। दबंगों ने अन्ना जानवरों को पकड़ते समय कर्मचारियों को जमकर पीटा और बाद में उन्हें बंधक बना लिया। दबंगों के मारपीट का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक दबंग जानवरों को सड़क पर खुला छोड़ देते हैं, जिसके बाद किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है और ये मामला थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के बजरिया का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया। बलिया के बैरिया क्षेत्र के सोभनथही गांव में समाजवादी पार्टी नेता और छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर सपा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। सोभनथही गांव में ही जनेश्वर मिश्रा का जन्म हुआ था। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी ब्राह्मण पॉलिटिक्स के नजरिए से सपा के इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के कई सियासी मायने हैं। इस दौरान सम्मेलन में आए अतिथियों को भगवान परशुराम के शस्त्र के प्रतीक फरसे को भेंट किया गया। सपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सपा के बड़े ब्राह्मण नेताओं का जमावड़ा रहा, जिसमें माता प्रसाद पांडे, सनातन पांडे, मनोज पांडे, संतोष पांडे, अभिषेक मिश्रा शामिल रहे। इस दौरान सपा नेताओं ने ब्राह्मण हितों की सुरक्षा को लेकर बसपा और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी प्रबुद्ध सभा के बैनर पर प्रबुद्ध सम्मेलन आज यहाँ पर आयोजित हुआ है और मैं समझता हूँ कि बलिया की धरती इस देश की एक ऐतिहासिक धरती रही है। 1857 के गदर की भी शुरुआत मंगल पांडे जो इसी धरती के थे उन्होंने शुरू किया है। और अगर आप देखें राजनीतिक क्षेत्र में भी ये देश में बलिया का नाम जाना जाता है, चाहे छोटे लोहिया के नाम से हो चाहे चंद्रशेखर जी के नाम से। तो मेरा मानना है कि आज देश के जो हालात हैं और खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आज किसान, नौजवान, गरीब और मजदूर वो आज बड़े संकट में है। किसानों को जहाँ उनके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, वहीं आज बेरोजगार नौजवान आत्महत्या की हो। यूपी के संभल से 3 बच्चों की दुखद मौत का घटना सामने आया है। पूरा मामला हजरत नगरगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मिलक शाहपुर चमारान का है, जहां 3 बच्चे बीते दिन धान की रोपाई करने के बाद घर लौट रहे थे। इसी बीच तीनों बच्चे नहाने के लिए ईंट भट्टे के तालाब नुमा गड्ढे में उतरे और डूब गए। जब तक लोग मदद करने पहुंचते तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हालांकि परिजन तीनों बच्चों को लेकर मुरादाबाद पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब देर रात तीनों बच्चों के शव घर पहुंचे तो परिवार के साथ पूरे गांव में मातम पसर गया। वहीं सूचना पर एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे। मृतकों में 2 भाई और बहन और एक चचेरा भाई शामिल है। आज सायंकाल ये बच्चे खेत में जहाँ इनका धान लग रहा था वहाँ पर गए हुए थे, जहाँ पास ही एक और खेत में ये खेलने घूमने चले गए होंगे। और बताया जा रहा है कि उस खेत में ज़रूरत से ज़्यादा जो है गहराई थी और उस गड्ढे में जो है उसमें डूबने की वजह से इन तीनों बच्चों की जो है मृत्यु हो गई है। इनकी डेड बॉडी को निकाला था इनके परिजनों ने, गाँव वालों ने, वहाँ से मुरादाबाद एपेक्स हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ इनको डेड घोषित किया गया।
अभी यहाँ पर आए हैं हम लोग पंचायतनामा की कार्रवाई और इनको जो शासकीय सहायता दी जानी है वो सब कार्रवाई की जा रही है। मुंबई के बोरीवली पूर्व की रहने वाली मधुश्री खुरसंगे अपने 4 दोस्तों के साथ हरिद्वार भगवान के दर्शन करने के लिए गई हुई थी। भगवान के दर्शन करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी में नहाने गईं और इसी दौरान अपूर्वा केलकर नाम की लड़की का पैर फिसल गया और वो गंगा की तेज धार में बह गई। अपूर्वा को बचाने की कोशिश में मधुश्री और उसका एक दोस्त भी नदी की तेज धार में बह गए। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक लापता लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बच्चों के घरों में हाहाकार मच गया है। परिवार का कहना है कि बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाने वाले थे। ये 5 में से 3 लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। ऋषिकेश में मेरी भतीजी और उसके 4 फ्रेंड ऐसे 5 जन वो भगवान के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ पर उन्होंने गंगा दर्शन, शिव पार्वती का जो विवाह है वो दर्शन सब लिया। जब रिटर्न में वो निकल रहे थे तो वो उनको कॉइन डालकर गंगा जी के पैर पड़ने थे, तो वहाँ पर गए थे और एक डुबकी लगाई। फिर वो लोग ने वीडियो वगैरह निकाला बाहर है, लेकिन एक लड़की थी अपूर्वा केरकर, उसको एक बार और जाना था अंदर, तो पानी में गई और उसके पीछे मेरी भतीजी मधुश्री खुरसंगे वो और उसका फ्रेंड भी गए। अचानक वो जो केरकर है उसका पैर फिसल गया और पैर फिसल कर वो अंदर जा रही थी, तो इसने उसको पकड़ा। उसके बाद उसके फ्रेंड ने उसको पकड़ा, तो वो लोग उधर से जो बाढ़ का पानी है। अंबाला में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अंबाला महेश नगर थाने के अंतर्गत आने वाले इलाके में एक 7 साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले आरोपी ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति के ऊपर परिजनों ने रेप का आरोप लगाया है। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए, हमारे थाना महेशनगर के अंतर्गत एक एरिया है जो जहाँ पर ये परिवार के सदस्यों ने बताया था भी हमारी 6-7 साल की बच्ची है, उसके साथ अटेम्प्ट टू रेप का जो संज्ञान में आया था, तो उनकी तुरंत हमने कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया और आरोपी का ओम प्रकाश है उसको अरेस्ट कर लिया। आगामी कार्रवाई महिला पुलिस थाना द्वारा की जा रही है। अगली खबर यूपी के हरदोई से है, जहां डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। छोटे भाई ने भाई और भांजे की हत्या कर दी है। बता दें कि मामले में सोते समय गैस सिलेंडर से सर कुचलकर हत्या कर दी गई। वहीं आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अनमोल नामक लड़के के द्वारा अपने ही सगे बड़े भाई अवधेश और रिश्ते में भांजे आशु इसके सिर पर सिलेंडर से वार करके घायल कर दिया गया। इस सूचना पर तत्काल हमारी थाना कोतवाली शहर पुलिस और सीओ सिटी मौके पहुंचे थे। घायलों को तत्काल ही इलाज के लिए भिजवाया गया, जहां कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई दुखद रूप से। इस पूरी घटना में जो अनमोल है उसके खिलाफ नामजद तहरीर भी प्राप्त हो गई है, उसको हिरासत में ले लिया गया है। जो आला या कत्ल है, जो सिलेंडर है, उसको भी बरामद कर लिया गया है। सभी टीमों के द्वारा जांच किया जा रहा है। फिलहाल जो पूछताछ में बात सामने आई है वो ये है कि ये जो मृतक हैं वो बिलग्राम के बरगवा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसान परेशान हैं। किसानों को धरना करते समय काफी समय हो चुका है, लेकिन सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए दिखाते हैं। सभी से भी बात किए हैं और सभी मिलके एकजुट होकर जैसा हम अब तक काम करते आए हैं वैसा ही अपनी यूनिटी रखना और खास करके जो जंतर मंतर रोड पे हमारे किसान भाई बहुत दिन से बैठे हैं और अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं,
और 3 काले कानून जो है उनको रिपील किया जाए, वापस लिया जाए। वो जो मांग है उसको सपोर्ट करने के लिए, मॉरल सपोर्ट के लिए हम सभी नेता लोग वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर अपना मॉरल सपोर्ट दिखाएंगे। और उनके लिए जो हम अंदर भी आवाज़ उठाते हैं, सदन के बाहर भी आवाज़ उठाते हैं, तो उसका परिणाम सरकार के ऊपर कुछ नहीं कोशिश है कि अपोजिशन को बाहर रख के जो इशू पे हम चर्चा चाहते हैं वो इशू के ऊपर चर्चा न करते हुए अगर वो अड़े रहे तो ऑटोमेटिकली उनके बिल पास हो जाएंगे और वो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं है और पेगासस के चर्चा के लिए भी तैयार नहीं। और बिल जो महत्व के बिल है, डिफेंस बिल है और दूसरे कहीं सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं, इनके ऊपर चर्चा वो नहीं चाहते, बिना चर्चा के पास हो जाए। क्योंकि डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण इलाके के जो उन्होंने कदम उठाया है, पूरे लेबर लोगों को ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश। उत्तर मुंबई समता नगर साइबर सेल ने एयरटेल कंपनी का वीआईपी मोबाइल नंबर दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 10 से 15 लोगों को इन आरोपियों ने अपना शिकार बनाया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लोगों को व्हाट्सएप या ईमेल पर मैसेज भेजकर अपने जाल में फंसाते थे। वहीं पुलिस को आरोपियों के पास से अलग अलग बैंक के 10 एटीएम कार्ड, 6 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 1 देसी कट्टा और 9 जिंदा कारतूस बरामद किया है। के बारे में केस दर्ज हुआ है हमारे पुलिस में। 19 जून को कंप्लेंट आया था। कंप्लेंट को वीआईपी नंबर देने के बहाने एक्यूज ने व्हाट्सएप मैसेज किया था। कंप्लेंट ने भी उसको फॉलो किया। फॉलो करने के बाद एक्यूज ने वापस उसे मेल किया था। मेल करने के लिए उसने एक्यूज ने अच्छी कंपनियों के जो ईमेल आईडीज, एड्रेस, जीएसटी नंबर उसका यूज़ किया। उसके वजह से कंप्लेंट को उस पर भरोसा हुआ और फिर कंप्लेंट ने वीआईपी नंबर के लिए स्टेप बाय स्टेप 3,33,000 इतना पैसा उसको पे किया। पे करने के बाद व्हाट्सएप नंबर जब बंद हुआ तब कंप्लेंट पोजीशन में आए और उन्होंने कहा कि मुझे उत्तर मुंबई के साइबर सेल ने 3 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जो एयरटेल का वीआईपी नंबर देने के नाम पर लोगों से लाखों की कमाई करते थे। आपको बता दें कि उत्तर मुंबई के साइबर सेल की एपीआई अनुराधा पाटिल ने बताया है कि जिस तरह से लगातार वह जांच कर रही थी, इस जांच के दौरान में तमाम बड़े अहम खुलासे और सबसे अहम बात कि उसमें से एक गुप्ता नाम का आरोपी जिसके पास से एक पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। फिलहाल इस गिरफ्तारी के बाद यह भी जानकारी मिली है कि यह शख्स सोशल मीडिया पर इश्तिहार देते थे जिसमें बताते थे कि लोग। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।